गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में आज भूपेंद्र पटेल ने दोबारा शपथ ली है। वहीं उनके साथ 16 मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। गुजरात में 62 साल के भूपेंद्र पटेल ने आज सोमवार को फिर एक बार गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में राज्यपाल ने दोपहर 2:02 पर उन्हें पद की शपथ दिलवाई। भूपेंद्र पटेल के बाद 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली। उनमें 8 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री शामिल है। शपथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर झुककर लोगों को प्रणाम किया। इसके बाद भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल से मुलाकात कर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। चलते समय उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बात भी की। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत के कई बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में कनु देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, भानुबेन बावरिया, कुबेर डिंडोर, कुंवरजी बावड़िया और मुरलू बेरा ने शपथ ली है, जबकि हर्ष संघवी और जगदीश विश्वकर्मा को राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। राज्य मंत्री के रूप में पुरुषोत्तम सोलंकी, बचू खाबड़, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पानसेरिया, भिखू सिंह परमार और कुंवरजी हड़पति ने शपथ ली है। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बनने वाले पटेल पाटीदार समुदाय से इकलौते नेता है जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें 15 महीने पहले विजय रूपाणी की जगह गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में हार्दिक पटेल को जगह नहीं मिली है। हालांकि हार्दिक पटेल ने सुबह ही इस पर कहा था कि पार्टी डिसाइड करेगी कि वो कैबिनेट में रहेंगे कि नहीं। वहीं मध्य गुजरात में से भी कोई खास विधायक को जगह नहीं दी गई है। गुजरात के वडोदरा शहर से भी कोई मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। वहीं इस सूची से पहले के मंत्रिमंडल के 10 मंत्रियों के नाम कट गए हैं, जिसमें जीतू वाघाणी, पूर्णेश मोदी, किरीट सिंह राणा, अर्जुन सिंह चौहान, जीतू चौधरी, मनीषा वकील, निमिषा सुथार, गजेंद्र सिंह परमार, विनू मोरडिया और देवा मालम शामिल है। फोन पर ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगाए जाने के बावजूद गुजरात के सूरत में एक पति द्वारा पत्नी को फोन पर ही तलाक देने का मामला सामने आया है। गुजरात के सूरत के नानपुरा इलाके में कादर शाह के नाल निकट जमाल शाह मोहल्ला में रहने वाली नसरीन बानू नामक मुस्लिम महिला को उनके पति द्वारा फोन पर ही ट्रिपल तलाक दे दिया गया है, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कर मामले पर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं यहाँ कमिश्नर साहब के ऑफिस में आया हूँ, उनकी कचहरी में मेरी लड़की के लिए न्याय के लिए, कि मेरी लड़की को न्याय मिले। मेरे साथ में बहुत जाती हुई है और मेरे साथ में धोखा हुआ है। मेरी लड़की के साथ में इन्होंने जो धोखाबाजी की है, जो मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए कि जिसके कारण यानी आज मेरी बेटी को 3 साल से इन लोगों ने सिर्फ टॉर्चर ही किया है और 3 साल इन्होंने तकलीफ ही दी है। आज मेरी बेटी 9 महीने से मेरे घर पे बैठी है। इन लोगों ने उसको वहाँ से घर से धक्का मार के उसको मेरी लड़की को वहाँ से निकाला और मेरे घर पे भेज दिया था। और 9 महीने से मैं इनका यही इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये आए और मेरे साथ में कुछ बात करे और मैं इनको भाई सलाह से मेरी लड़की को अच्छे से भेज दूँ। पर ये 9 महीने में मेरे पास कोई नहीं आया। मैंने रिक्वेस्ट करके मेरे तरफ से कुछ लोगों को भेजा, जिनकी कोई सुनवाई नहीं ली और हमेशा एक ही शब्द का इस्तेमाल किया है कि हमारे को इस लड़की को रखना नहीं, हमारे को छूटा करना। हमारा लड़का जिस लड़की से बोलेगा उसी लड़की से होगी। हमारे को इस लड़की से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसकी जिनकी खराब भी होती है तो हमारे को कोई परवाह नहीं। आपसे जैसा होता है आप कर सकते हो, जहाँ पे जाना आप जा सकते हो, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग आज कमिश्नर साहब के ऑफिस में आए, कमिश्नर साहब की कचहरी में आए कि हमारे को न्याय मिले, हमारे को इंसाफ मिले। मेरी बेटी के लिए मैं जो आज आया हूँ यहाँ पे कमिश्नर साहब के ऑफिस पे, मेरी बेटी के लिए न्याय मांगने आया हूँ। कमिश्नर कचहरी इसलिए आना पड़ा कि अटवा पुलिस लाइन में हम लोग ने अर्जी डाला है। 8 दिन हो गए अभी तक के इन लोगों ने सुनवाई नहीं ली है हम लोगों की। किस चीज़ की अर्जी? अपने ये मेरा घरवाला जो है तो इसने दूसरी रख लिया है ने सब उस पे ध्यान देता है ना, कि हम लोगों पे ध्यान नहीं देता है, मेरे पे ध्यान नहीं देता है। कहता है कि तू बहुत गरीब घर की लड़की है
ने बहुत गरीब घर की लड़की है ने अनफ शनफ बकता है, गालियाँ गलौज करता है, मारता है। तबीयत पानी पूछने के लिए मैंने फ़ोन किया तो डायरेक्ट 3 बार इसने बोल दिया। तबीयत पानी पूछा था मैंने कि भाई तबीयत पानी कैसी है, क्या है, तो इन लोग ने मेरे को डायरेक्ट इसने 3 बार बोल दिया। इन लोग मेरे सास ससुर इन लोग कहते हैं कि 5 लाख रुपया लेकर आएंगी तो ही घर में आई, वरना तेरे को काट के हम लोग डाल देंगे। गुजरात सरकार के नए मंत्रिमंडल में एक और वडोदरा की मंत्री रही मनीषा वकील का स्थान छीन गया है। वहीं रावपुरा विधानसभा से जीते बालकृष्ण शुक्ल विधानसभा के मुख्य दंडक बने हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। 182 में से 156 सीट भारतीय जनता पार्टी की हिस्से आई है। प्रचंड बहुमत और रिकॉर्ड ब्रेक जीत के बाद गुजरात सरकार के नए मंत्रिमंडल का आज गठन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ 16 मंत्रियों ने शपथ ली। इन मंत्रियों में तो वडोदरा के कोई विधायक को स्थान नहीं मिला है, लेकिन गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक के रूप में वडोदरा के रावपुरा से जीते भारतीय जनता पार्टी के विधायक बालकृष्ण शुक्ल को चुना गया है। बालकृष्ण शुक्ल को विधानसभा का मुख्य दंडक बनाया गया है। गौरतलब है कि बालकृष्ण शुक्ल वडोदरा के पूर्व सांसद और वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। बालकृष्ण शुक्ल को विधानसभा का मुख्य दंडक बनाए जाने पर भाजपा नेताओं में खुशी की लहर देखने मिली। वडोदरा से गांधीनगर गए हुए भाजपा नेताओं ने बालकृष्ण शुक्ल को फूलों का गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के भी आशीर्वाद इस मौके पर बालकृष्ण शुक्ल ने लिए। गुजरात राज्य सरकार की मंत्री रही मनीषा वकील का पत्ता इस बार मंत्रिमंडल से कट गया है, जबकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वडोदरा में सभी प्रत्याशियों से सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हो गया है। 2022 के प्रत्याशी चुने जाने से लेकर मतदान तक प्रत्याशियों द्वारा किए गए खर्च की जानकारी सामने आई है, जिसमें वडोदरा की शहरवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ रही मनीषा वकील ने 22,97,041 रुपए का खर्च किया है। वहीं रावपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बालकृष्ण शुक्ल ने 20,09,972 रुपए चुनाव प्रचार में खर्च किए हैं। सयाजीगंज विधानसभा से प्रत्याशी कर रहे भाजपा प्रत्याशी केयू रोकड़िया ने 16,16,918 रुपए खर्च किए। वहीं अकोटा विधानसभा से चैतन्य देसाई ने 14,91,866 रुपए की लागत से चुनाव प्रचार किया। वहीं मांजलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे योगेश पटेल ने सबसे कम 10,33,201 रुपए इस चुनाव प्रचार में खर्च किए हैं। इस दौरान फाइनल खर्च अब तक सामने नहीं आया है। जीतने के बाद विजेता प्रत्याशियों द्वारा निकाले गए जुलूस, रैली समेत के खर्च ऐड किए जाने के बाद फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन मनीषा वकील द्वारा करीबन 23 लाख रुपए का खर्च किए जाने के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। गुजरात का एक भी विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में इन विधायकों का लाखों का खर्च अब सवालों के घेरे में आ गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में EME सर्कल से एयरपोर्ट सर्कल तक बार बार सड़क हादसे होने के बावजूद प्रशासन की उदासीनता पर सामाजिक कार्यकर्ता ने धरना दिया। गुजरात के वडोदरा शहर में EME सर्कल से एयरपोर्ट सर्कल तक बार बार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन इस पर पुलिस या प्रशासन गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं। VIP रोड पर कारेलीबाग में अस्पताल, स्कूल, ट्यूशन क्लासेस, मेडिकल दुकान, प्रोविंसन स्टोर, होटल सब कुछ है, लेकिन इस सड़क पर तेज रफ्तार से वाहनों की आवाजाही देखने मिलती है। हजारों की संख्या में रोजाना यहां वाहन चालक गुजरते हैं और इसी बीच कई लोग हादसे का शिकार भी बनते हैं। कई लोगों ने यहां सड़क हादसों में जान भी गंवाई है। यहां CCTV कैमरे भी बंद है और कई तरह की असुविधाएं वाहन चालकों को होती है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर लगातार आवाज उठाते आए सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने आज आमरणांत उपवास पर बैठकर मामले का विरोध किया। इस दौरान पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में भी लिया गया। आज जो VIP रोड है, VIP रोड पे बारंबार जो अकस्मात होते हैं, उसी कारण आज मैंने एक तय किया था कि मैंने बहुत अर्जी 2019 से लगा के आज 2021 तक वारंवार मतलब मैंने जो अर्जी दिया है, आज दिन उसका कोई पर निराकरण नहीं आया। उसके लिए आज मैं आमरणांत उपवास पे जब बैठा
तब हरनी पुलिस ने मेरे को अरेस्ट किया है और हरनी पुलिस से मेरे को ऐसा बोला है कि भाई तुम्हारे को तात्कालिक आमरण तपास से नहीं मिलेगी परमिशन। तो मैंने अभी ऐसा सोचा है कि भाई मेरे को सेंट्रल जेल में ले जाएंगे, पुलिस कस्टडी में रखेंगे या कोई भी जगह पे रखेंगे, लेकिन मैं नागरिक की सुविधा को लेकर अड़िकम रहूँगा और जो मतलब उपवास आंदोलन है वो मेरा चालू का चालू रहेगा।